मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार सभी विद्यार्थियों का मैं संदीप शर्मा आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे 12वीं अकाउंटेंसी और उसमें भी जो पार्टनरशिप बुक्स है उसके कुछ वीडियोस हैं, हमने वो अपलोड कर दिए हैं। निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी, चाहे वो 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, इसके अलावा किसी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे एक ही आग्रह रहेगा कि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। हम चर्चा करेंगे पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 12वीं बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए हम कोई भी पॉइंट है वो नहीं छोड़ें, यानी स्किप नहीं करें, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिना समय जाहिर किए आज के इस सेशन को। और सेशन में आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अपने प्रारंभिक पूंजी की। आप सब जानते हैं कि जब भी किसी साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, पिछले सेशन में हमने क्या चर्चा की थी कि पूंजी पर ब्याज की गणना की विधियां आपने देखा होगा कि एक तो होता है साझेदारी संलेख और एक होता है साझेदारी संलेख मूक होना या साझेदारी संलेख या विलेख का अभाव होना। आपको पता है कि जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है, साझेदारी विलेख का अभाव होता है, साझेदारी विलेख मूक होता है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, न ही आहरण पे ब्याज लिया जाएगा, साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। साझेदार जिसने फर्म को ऋण दिया है उसको 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। लेकिन जब साझेदार विलेख लिखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम साझेदार को लिखा हुआ जो पूंजी पर ब्याज है वो उसको हम उपलब्ध करवाएंगे, पूंजी पर ब्याज वो देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम पूंजी पर ब्याज की गणना तो करेंगे, लेकिन कौन सी पूंजी पर करेंगे? प्रारंभिक पूंजी यानी ओपनिंग कैपिटल पर करेंगे या क्लोजिंग कैपिटल पर करेंगे? ये हमारे सामने एक प्रश्न आ सकता है। तो वैसे तो आपको दिया हुआ मिलेगा ओपनिंग कैपिटल दी हुई मिले, क्योंकि पूंजी पर ब्याज की गणना हमेशा प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है ना। तो निश्चित रूप से आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल होगी उसके आधार पर क्या आप कैलकुलेट कर दोगे, पूंजी पर ब्याज की गणना कर दोगे और ओपनिंग कैपिटल भी निकाल लोगे। लेकिन बाय द वे आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई हो, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ओपनिंग कैपिटल है वो निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालोगे उसके बाद ही आप पूंजी पर ब्याज की गणना कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल है वो ज्ञात करनी होती है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि कभी कभी साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई होती है, जो ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई होती है। ऐसी स्थिति में पूंजी पर ब्याज की गणना से पूर्व साझेदारों के अंतिम पूंजी पर अतिरिक्त पूंजी है वो आहरित पूंजी है और आहरण है, लाभ है और हानि है, इनको समायोजित करते हुए हम क्या करेंगे, प्रारंभिक पूंजी की गणना की जाती है। क्योंकि प्रारंभिक पूंजी हमारे पास होगी तभी हम पूंजी पर ब्याज की गणना कर पाएंगे। तो इसके लिए जो कैलकुलेट करने का जो तरीका वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये हेडिंग लगा के सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो दी हुई होगी वो लिखेंगे। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग,
ड्राइंग्स ऐड कर देंगे और लेस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल। कोई अतिरिक्त पूंजी लेके आता है वो इसमें लेस कर देंगे और लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका प्रॉफिट होगा वो इसमें लेस करेंगे। ये समायोजन करेंगे, यानी आपकी क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ देंगे और आपका एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट लॉस है वो घटा देंगे, तो हमारे पास जो आएगी वो क्या होगी, अपनी ओपनिंग कैपिटल होगी। क्या निकल के आएगी, अपनी ओपनिंग कैपिटल है निकल के आएगी। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि भाई ओपनिंग के जो कैपिटल है उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, या कई बार आपको ये प्रश्न दे दिया जाता है कि भाई क्लोजिंग कैपिटल इतनी है, ड्राइंग इतना है, P&L इतना है, एडिशनल कैपिटल इतनी है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो इसके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। और जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उसी पर हमें क्या लगाना है, ब्याज की गणना करनी होती है। ये क्लास जो थी उससे पिछली जो क्लास थी उस पर हमने चर्चा की थी कि पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करना। तो कंडीशन ये आती है कि जब सिंपल दे रखा है, हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, साझेदारी विलेख में लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ब्याज दे देते हैं। लेकिन साझेदारी विलेख में लिखा हुआ है लेकिन ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट करनी आएगी तभी हम उस सवाल का सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखो, आगे देखते हैं क्या है, आहरणों पर ब्याज है ना, आहरणों पे ब्याज है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस प्रकार हमने पूंजी पर ब्याज की गणना की है उसी प्रकार हमें आहरण पर ब्याज की गणना भी करनी होती है। आहरण की ब्याज की गणना, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार पुनः आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब साझेदारी विलेख का अभाव होता है तो वैसी कंडीशन में आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन साझेदारी विलेख में लिखा जाता है तो साझेदार जितनी राशि आहरित करता है उस पर ब्याज लिया जाएगा। अब उसकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। देखो इसमें क्या लिखा है कि साझेदार विलेख में ये प्रावधान है, तो आपको क्या करना है कि कोई साझेदार, ये साझेदार विलेख में प्रावधान है कि फर्म में कोई साझेदार अपने निजी कार्य हेतु कोई राशि आहरित करता है तो उस पर ब्याज लिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट समझौता नहीं है तो ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं कि साझेदार विलेख का अभाव है तो आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर विलेख में ऐसा प्रावधान है कि पूंजी आहरण पर ब्याज लिया जाना है तो उसकी दर कितनी होगी, तो वो दर होगी सहमति दर। जो साझेदार विलेख में लिखा जाएगा वो दर लागू होगी और जितनी अवधि, कितने समय की लागू होगी, जितनी अवधि के लिए वो राशि आहरित करेगा उतने समय के लिए वो क्या करेगा, उस पर ब्याज चुकाएगा, है ना। अब इस पे आहरणों पर ब्याज के प्रभावित होने से या चार्ज होने से साझेदार और व्यवसाय से धन की जो आहरित करने की प्रवृत्ति है वो हतोत्साहित होती है। हतोत्साहित मीन्स कि भाई अगर कोई साझेदार व्यापार से पूंजी निकालता है और अगर उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं होगा तो उसको आवश्यकता नहीं होगी तो भी वो विड्रॉल कर लेगा, और अगर आहरण पे ब्याज होगा तो जब आवश्यकता होगी तभी विड्रॉल करेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो एक तरीके से हतोत्साहित यानी इसको कम करने का एक प्रयास है कि जिससे साझेदार है वो क्या नहीं करे, आहरण पर ब्याज है वो नहीं निकाले या आहरण पर ब्याज है वो चुकाएं और राशि वो आहरित कम से कम करे। ठीक है, अब देखो ये चीज समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे देखो क्या, आहरणों पर ब्याज का परिकलन विभिन्न स्थितियों में निम्न अनुसार प्रभावित किया जाता है। देखो ये कंडीशन दे रखी है, इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं।
कि आहरण पर ब्याज की विधियां, आहरण पर ब्याज की विधियां कौन कौन सी विधि होती है। देखो इसमें अलग अलग कंडीशन होती है कि जब विभिन्न तिथियों पर जो राशि है वो असमान राशि आहरित की जाती है तो कैसे होगा, और विभिन्न तिथियों पर जो राशि वो समान अंतराल में राशि आहरित की जाती है तो कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो जो पहली कंडीशन आती है इसमें आता है जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित हो। इट्स मीन्स कि भाई तिथि अलग अलग दे रखी है और राशि भी अलग अलग दे रखी है। तो इसमें आपकी जो पहली विधि आएगी वो आएगी सरल विधि। सरल विधि के आधार पर आपकी ब्याज की गणना करनी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर ड्रॉइंग अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, जो भी इंटरेस्ट की रेट होगी, मल्टीप्लाई या तो मंथ और या डेज, बट्टे 100 तो होता ही है और मल्टीप्लाई 12/365। सरल विधि से इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की जाती है तो उसको सरल विधि से कैलकुलेट करने का तरीका होगा आपको क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, मल्टीप्लाई मंथ में है तो महीने यानी 4 महीने बट्टे 12 आ जाएगा, अगर डेज में है तो जैसे मान 365 दिन होते हैं टोटल, उसमें 80/365 आ जाएगा। अगर कोई जो साझेदार है वो दिनों में, जिसका ये माने कि भाई पूरे मंथ कंप्लीट नहीं होते, जैसे 4 महीने 15 दिन हो गए तो उसको हमें दिनों के अकॉर्डिंग है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी सरल विधि आती है जिसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी विधि आती है इसमें आपकी गुणनफल विधि। गुणनफल विधि, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक तालिका बनाते हैं और तालिका में क्या होता है, क्रम संख्या देते हैं 1 2 3 4 5 और क्रम संख्या देके फिर हम क्या करते हैं ब्याज की गणना। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू गुणनफल का योग मल्टीप्लाई ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12 या 365। ये फॉर्मूला काम में लेना है कब, जब आप गुणनफल विधि यानी तालिका बना के, जैसे उसमें दिया होगा और फिर उसको हम क्रम देंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और फिर उस तालिका के आधार पर उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने महीने हैं उस अमाउंट को गुणा कर देंगे और फिर उसमें क्या करेंगे गुणा करने के बाद उसमें जो टोटल अमाउंट आएगी उसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके है। तो ये गुणनफल विधि है काम में लेनी है। जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि है वो आहरित की जाती है तब आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा सबने। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही लाजवाब रहने वाला है, क्योंकि जो फॉर्मूला वगैरह सब कुछ इंग्लिश में चलता है, सिर्फ और सिर्फ उनका जो मीडियम होता है वो इंग्लिश में होता है, लिखने का तरीका इंग्लिश में होता है, बाकी इंग्लिश और हिंदी में अकाउंटेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो इसमें दे रखा है कि जब ब्याज का परिकलन
है ना। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, जब ब्याज का परिकलन विभिन्न स्थितियों में निम्नानुसार प्रभावित किया जाता है। इसमें बात कब आ गई, यह बात आती है जब नियमित अंतराल में समान राशि है वो आहरित की जाती है, तो वहाँ पे हमें औसत अवधि के आधार पर आहरण पर ब्याज की गणना करनी होती है। मेरी बात समझ गए होंगे आप कि नियमित अंतराल यानी जैसे हर महीने के प्रारंभ में आहरण कर रहा है तो प्रारंभ नियमित हो गया, अगर मध्य में कर रहा है तो मध्य वाला फॉर्मूला, और अगर अंत में कर रहा है तो अंत वाला फॉर्मूला है वो काम में लेना होता है। अब इसमें क्या होता है कि नियमित अंतराल में समान राशि आहरित की जाती है तो हमें क्या करना होती है, औसत अवधि की कैलकुलेट वहाँ पे करनी होती है। अब उसमें नियमित अंतराल में दो कंडीशन हो सकती है, प्रत्येक माह के आधार पर और त्रैमासिक के आधार पर, है ना। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि प्रति माह से स्थिर राशि आहरित की जाती है। स्थिर का मतलब क्या हो गया, समान राशि, प्रत्येक माह समान राशि आहरित की जाती है, चाहे वो महीने के प्रारंभ में हो, चाहे वो महीने के मध्य में हो, चाहे वो महीने के अंत में हो, वो कंडीशन वहाँ पे अप्लाई आपको करनी है। ठीक है, देखो इसमें कई बार साझेदारों द्वारा एक स्थिर धनराशि एक समान अवधि के अंतर से आहरित की जाती है। स्थिर धनराशि जैसे 5,000 है तो 5,000 है और महीने की पहली तारीख को आहरित कर रहा है तो हर महीने वो 5,000 पहली तारीख को आहरित करता है। स्थिर राशि हो गई और क्या होगी, प्रत्येक माह के समान अवधि के अंतराल में, जैसे कि प्रत्येक माह के, है ना, मध्य में हो सकता है, प्रारंभ में हो सकता है और अंत में हो सकता है ना। इसमें देखो मध्य में प्रत्येक माह के अंतिम दिन भी किया जा सकता है। यदि आहरण प्रति माह के पहले दिन किया जाता है यानी माह के प्रारंभ में किया जाता है तो 6.5 होगा, अगर अंतिम में किया जाता है तो 5.5 होगा और मध्य में किया जाता है तो 6 होगा। ये तो देखो सीधा समझाने के लिए, अभी हम इसको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे जिसमें आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपने पढ़ ली कि भाई समान राशि आहरित की जाती है और एक समान अवधि में यानी नियमित अंतराल में समान राशि आहरित की जाती है, चाहे वो प्रारंभ में हो, चाहे वो मध्य में हो, चाहे वो अंत में हो। कंडीशन दो होती है, त्रैमासिक और मासिक। चलो ठीक है, ओके है। अब देखो हम वो टेबल देख लेते हैं। ये देखो वो टेबल है, इसमें आपकी क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, ये एन है, नंबर ऑफ मंथ्स है, 12 माह आहरण करता है, 9 माह आहरण करता है या 6 माह आहरण करता है। इसमें देखो सिचुएशन में पहला है मासिक। अब मासिक में 3 कंडीशन बन रही है कि माह के प्रारंभ में, माह के अंतिम में और मध्य में। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है नंबर ऑफ मंथ्स के लिए। अगर प्रारंभ में है तो n+1 डिवाइड बाई 2, है ना। अगर अंत में है तो n-1 डिवाइड बाई 2 और मध्य में है तो n डिवाइड बाई 2। अब देखो मासिक वाला है तो n में यानी 12 महीने आहरण कर रहा है तो 12 में 1 जोड़ेंगे, 13 में 2 का भाग देंगे 6.5। अगर अंतिम में है तो 12 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो n-1 है तो 12 में से 1 घटाएंगे, 2 का भाग देंगे तो 5.5। और मध्य में है तो n यानी 12 में 2 का भाग देंगे तो 6। ये तो कब होगा, जब 12 माह आहरण किया जाता है। कंडीशन हो सकती है 9 माह आहरण, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रारंभ में होगा तो 9+1 यानी 9+1 डिवाइड बाई 2 तो 5 हो जाएगा। अगर अंतिम में है तो 9-1 डिवाइड बाई 2 तो 4 आ जाएगा। और अगर मध्य में है तो 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। और अगर यही कंडीशन 6 माह के आधार पे हो तो प्रारंभ में आपका n+1 डिवाइड बाई 2 तो n है 6, 6+1 यानी 2 तो 3.5 आ जाएगा। अगर अंतिम में है तो 6-1 डिवाइड बाई 2 तो 2.5 आ जाएगा। और मध्य में है तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ये कंडीशन होती है आपकी मासिक आधार पर। जब आहरण मासिक है और मासिक में कंडीशन बन रही है माह के प्रारंभ में, माह के अंतिम दिन और माह के मध्य में, 3 कंडीशन है वो यहाँ पे लागू हो रही है। ठीक है, अब ये सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है और आहरण हो जाता है आपका त्रैमासिक। त्रैमासिक में सिर्फ त्रैमासिक 3 आ गए ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला में आपने 1 कर रखा है वहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर प्रारंभ में है तो n+3 डिवाइड बाई 2, अगर अंतिम में है तो n-3 डिवाइड बाई 2 और मध्य में तो n में 2 का
भाग दे देंगे। अब देखो अगर 12 माह आहरण है तो n में n यानी 12 है, 12 में 3 जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे तो 7.5। अगर अंतिम में है तो 12 में 3 घटाएंगे और 2 का भाग देंगे 4.5, और मध्य में है तो 12 में 2 का भाग दे देंगे 6। अगर ये 9 माह के आधार पर है तो 9 माह के आधार पर तो 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 2 का भाग दे देंगे 6, और अंतिम में है तो 9 में से 3 घटाएंगे 2 का भाग दे देंगे तो 3, और अगर मध्य में है तो 9 में 2 का भाग देंगे 4.5। अगर 6 माह के आधार पर है तो आपका n 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। अगर अंतिम में है 6 में से 3 घटा देंगे तो 2 का भाग देंगे 1.5 आ जाएगा, और मध्य में है तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपकी टेबल बनती है। ठीक है, अब इस टेबल में बताओ किसी प्रकार का कोई डाउट है? ये टेबल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई छोटा क्वेश्चन आना है या ये माने कि भाई कोई सवाल में पूछा जाना है तो ये विधि काम में ली जा सकती है, जिसमें औसत है, जो पीरियड है औसत वो नहीं दिया होगा। हम सोचेंगे कि भाई इसमें समय अवधि क्या लिखे, तो फिर हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूज रहेगा कि इसमें दे ही नहीं रखा है, जबकि वहाँ पे ये लिखा जाएगा कि वो प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है और आहरण 12 महीने किया है ना। तो वहाँ पे फिर जो प्रारंभ वाला n+1 डिवाइड बाई 2, 12 + 1 डिवाइड बाई 2 है ना, ये लग जाएगा। अंतिम में है तो 12 - 1, और मध्य में है तो 12 में 2 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल है वो आपको आनी चाहिए। इस टेबल के आधार पर ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट होगा। क्लियर है? डाउट नहीं है किसी प्रकार का? बढ़े आगे। सबने नोट कर लिया होगा? नोट करना भी जरूरी है। और ये टेबल है वो कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे एग्जाम है जिनमें इस तरीके का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिए जाते। जो प्रैक्टिकल है उन्हीं को थ्योरेटिकल रूप दिया जाता है, ताकि बच्चा प्रैक्टिकल को समझते हुए थ्योरेटी का आंसर दे सके। ठीक है, अब देखो इसमें एक कंडीशन और बन सकती है कि जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, या इसमें यह मान लें कि जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो तो आपको क्या करना है ना। तीसरी कंडीशन इसमें बन सकती है कि जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो तो फिर आपका फॉर्मूला क्या होगा? n डिवाइड बाई 2। अगर 12 महीने के लिए है तो आपका 12 में 2 का भाग 6, अगर 9 महीने के लिए है तो 9 में 2 का भाग 4.5, और अगर आपका 6 महीने के लिए है तो 6 में 2 का भाग 3। ये कंडीशन आएगी कब? जब आहरण की तिथि नहीं दी गई है कि भाई आहरण है वो मध्य में हो रहा है, अंत में हो रहा है, या हेलो। तो ठीक है, ये कंडीशन हमें कब अपनानी है? जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला अपन नोट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12। ये आएगा कब? जब आपने सारे कैलकुलेशन कर लिए हैं, चाहे वो त्रैमासिक आहरण हो, चाहे वो मासिक आहरण हो, और चाहे आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, आपने ये टाइम है वो कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका एवरेज पीरियड
आएगा। चाहे आपकी इस टेबल में जो दे रखा है ये सारा का सारा है वो एवरेज पीरियड है, चाहे मासिक हो, त्रैमासिक हो, या उसकी जो कंडीशन है कि माह के प्रारंभ में, अंतिम में है या मध्य में, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको काम में लेना, ये फॉर्मूला आपका काम में आएगा। क्लियर है? ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हो। जब आप सारी चीज़ कैलकुलेट कर लेते हो तो उसमें आपको टोटल ड्राइंग है उसको गुणा करना रेट से, और एवरेज पीरियड ये होगा जिसमें मासिक, त्रैमासिक या मध्य, अंतिम या प्रारंभ में, वो कंडीशन लागू होने के बाद ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो, इसको समझने का एक और तरीका ये दे रखा है यहाँ पे, इसको भी आप समझ सकते हो कि जब धन को प्रत्येक माह के आरंभ में आहरित किया जाता है तो प्रथम माह से आहरण की संख्या अंतिम माह से, तो ये वही बता रखा है, 12 में 1 का भाग देंगे तो आपका 6.5 आ जाएगा। ठीक है, ये औसत अवधि निकालने का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2, और अगर अंत में है तो 12 - 1 डिवाइड बाई 2 तो 5.5 आ जाएगा। और माह के मध्य में आहरित है, मध्य में आहरित है तो n में, यानी n डिवाइड बाई 2 तो 6 माह हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको और समझने के लिए आप इसको भी काम में ले सकते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल चीज़ है कि इसमें क्या दे रखा है देख लेते हैं कि जब हर तिमाही में स्थिर राशि आहरित की जाए तो धनराशि एक साझेदार द्वारा प्रत्येक तिमाही को आहरित की जाती है। इसका उद्देश्य के लिए कुल समयावधि का अभिनिशन इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवसाय धनराशि को प्रत्येक माहिक जो तिमाही उसके प्रारंभ में निकालता है या अंत में निकालता है या मध्य में निकालता है। अगर प्रारंभ में निकालेगा तो ये हो जाएगा 12 + 3 डिवाइड बाई 2, जिसका आंसर आएगा 7.5, और अगर अंत में निकालता है तो 12 - 3 डिवाइड बाई तो 4.5, और अगर मध्य में निकालता है तो n/2 यानी 6 आ जाएगा। ये इस तरीके से कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ गए होंगे सही तरीके से कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपको इन कंडीशनों के आधार पर निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। आपको चाहे औसत पीरियड निकालना पड़े, अगर त्रैमासिक है, मासिक है, तो उस आधार पे नहीं, आपकी जो टेबल बना के या साधारण अवधि है तो जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे, आज के लिए सफिशिएंट है ना? रिवीजन करोगे, रिवीजन करना है बार बार, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा और क्लियरिटी भी होगी। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो वहाँ पे क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके, तो आज के लिए धन्यवाद, पुनः मिलेंगे आगे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।